साथियों नमस्कार, मैं हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि पता है कि आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का ये पेपर जो है सॉल्यूशन में चल रहा है और इस पेपर की मैं बात करूं तो इसके दो पार्ट अपन पहले करा चुके हैं और दोनों जो पार्ट थे दोनों पार्ट हमारे लाइव हुए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से आज इस लाइव को ना करके रिकॉर्ड आपके लिए ये दिया जाएगा। तो साथियों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जो है पूरा पेपर आज सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा इसका। तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेके, यदि आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें पूरा होना चाहिए तो वो टॉपिक भी अगर आप मुझे नाम सजेस्ट करोगे तो मैं उसको जरूर और जरूर आपके लिए कराऊंगा। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है कि लिस्पीडिया 2.0 नाम की जो हमारी पुस्तक चलती है उस पुस्तक का पूरा सॉल्यूशन लगभग पूरा सॉल्यूशन या इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे लेटेस्ट पेपर उनका सॉल्यूशन हम लोग कराने वाले हैं, जिसमें पहला पेपर आरपीएससी ग्रेड सेकंड का। उसका कारण भी ये था, इसमें एक हेडिंग दी थी कैसे आएगा 2025 लाइब्रेरियन का पेपर। तो आप लोगों को पता है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो सेकंड ग्रेड में चल रही है और वो उसकी एग्जाम भी फिक्स हो चुकी है और उसकी एग्जाम फरवरी में है और फरवरी 2025 में आएगी। तो इसीलिए इसकी जो हेडिंग है ये मैंने बनाई थी। साथियों दो पार्ट अपन पूरे कर चुके हैं, तीसरे पार्ट की आज अपने बात करने वाले हैं। तीसरे पार्ट का सबसे पहला प्रश्न हमारा होने वाला है, चयनित मानदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है। तो यहां पर पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई पुस्तक है वो चयन करी और चयन करने के बाद उन पुस्तकों का क्यों चयन करी, क्योंकि जैसे हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं तो स्टॉक वेरिफिकेशन में किन्हीं पुस्तकों का चयन करते हैं पुस्तकों को बाहर करने के लिए। क्यों? उसका कारण यह होता है कि वो पुस्तक अनयूज होती हैं, जिनका उपयोग होना बंद हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एडिशन होता है वो एडिशन ओल्ड हो जाता है, तो ओल्ड एडिशन होने के कारण उनको अपन क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी से अपने स्टॉक से बाहर कर देते हैं। उस बाहर करने को क्या कहा जाता है? चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय में पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखो, इसमें है छटाई, वर्गीकरण, प्रलेखन या संग्रहण। इंग्लिश में अपन बात करें तो बीडिंग आउट, क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन या कलेक्शन, इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको कहा जाता है छटाई या इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं बीडिंग आउट। इसका जो राइट आंसर है बीडिंग आउट है। यदि मैं आप लोगों से एक प्रश्न इसमें और एक्स्ट्रा पूछना चाहूं कि बीडिंग आउट जो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आप लोगों ने भली भांति पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैंने एक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का वीडियो चैनल पर पहले से डाल रखा है। उसका एक पूरा शुरू से लेके एंड तक का जो परफॉर्म है, कैसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बने, उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो साथियों उस वीडियो को भी आप, यदि आपको पूरा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ना है तो उसको भी जाके एक बार जरूर आप लोग पढ़ना। तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बीडिंग आउट्स यदि अपन बात करें तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 5th लॉ को ये फॉलो करता है। याद रखना, 5th लॉ की अपन बात करें तो 5th लॉ को फॉलो करता है। इसका कारण क्या है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। आप लोगों ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पढ़ा होगा, जिसमें 5वां नियम कहता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो वर्धनशील संस्था है और वर्धनशील संस्था है इसलिए क्या कह सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में उल फजूल जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं कलेक्शन बढ़ता जाता है तो उसको भी बाहर करना अति आवश्यक होता है और उस बाहर करने के कारण ही उसको क्या कहा जाता है, बीडिंग आउट उसको कहा जाता है। और फॉलो कौन से लॉ को करता है? ये पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5th लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है अपना, इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्ब, यहां एक शब्द दिया गया है पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB, किससे संबंधित है? आप लोगों ने मैनेजमेंट की यूनिट में भली भांति पढ़ा होगा कि पोस्ट कॉर्ब क्या है। तो देखिए साथियों सबसे पहले प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि इस शब्द को देने वाले कौन थे? तो इस शब्द को जो देने वाले थे वो थे कौन? वो थे लूथर, वो थे लूथर, गुलिक एवं एल उर्बिक। याद रखना, लूथर, गुलिक एवं दूसरे व्यक्ति कौन थे? एल उर्बिक।
ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये पोस्ट कॉर्ब दिया था। तो याद रखना साथियों, ये जो शब्द है इसका एक प्रश्न तो बनता है कि किसके द्वारा दिया गया। इसमें पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है। तो चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, पुस्तकालय सूचीकरण से, यहां कह सकते हैं कि पुस्तकालय संदर्भ सेवा से, पुस्तकालय प्रबंधन से, या कह सकते हैं कि पुस्तकालय स्वचालन से। तो इस सब में कह सकते हैं कि पोस्ट कॉर्ब का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए यहां पर पुस्तकालय प्रबंधन या लाइब्रेरी मैनेजमेंट से। याद रखना, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ये जो शब्द है कौन सा, पोस्ट कॉर्ब। इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको कि देखो POSDCO एक ही शब्द है ये, R और B, और ऐसे करके टोटल होते हैं इसमें 7 शब्द। तो ये प्रश्न भी आप लोगों से कभी पूछा जा सकता है कि, और पूछा गया भी है कि पोस्ट कॉर्ब जो शब्द है कितने तत्वों का समायोजन इसमें है। तो इसमें है 7 तत्वों का, जिसमें अपन बात करें पोस्ट कॉर्ब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसकी फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इस तरीके से इसको अलग अलग पार्टों में 7 तत्वों से मिलकर ये पोस्ट कॉर्ब शब्द मिला था, और लूथर गुलिक और एल ओर्बिक के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है। जैसे एक निश्चित अवधि, जैसे मान लीजिए 1 वर्ष के लिए लेके चलते हैं अपन, तो 1 वर्ष क्या हो गया, एक निश्चित अवधि हो गई, और एक निश्चित अवधि में पुस्तकालय की जो अनुमानित आय व्यय का जो लेखा जोखा होगा, उस लेखे जोखे को क्या कहा जाएगा। लाइब्रेरी साइंस के अंदर, या अपन कह सकते हैं जनरली भी अगर अपन बात करें किसी भी ऑफिस की, कोई मैनेजमेंट की, तो उसमें अपन कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में जो आय व्यय का एक लेखा जोखा जो होता है, उस लेखा जोखे की अपन बात करें तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, पुस्तकालय शुल्क कहा जाता है, पुस्तकालय बजट कहा जाता है, या कह सकते हैं पुस्तकालय अक्षय निधि कहा जाता है, या पुस्तकालय प्रतिवेदन कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कह सकते हैं लाइब्रेरी फी, या कह सकते हैं लाइब्रेरी बजट, या लाइब्रेरी एंडोमेंट फंड, या कह सकते हैं लाइब्रेरी रिपोर्ट। तो आप लोगों का यहां राइट आंसर होना चाहिए लाइब्रेरी बजट। बजट कहते हैं किसको, कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि में आय व्यय के लेखे जोखे को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बजट यहां पे कहा जाता है। याद रखना, ये जो लाइब्रेरी रिपोर्ट जो शब्द है, यदि हम 1 वर्ष की जो भी अपन ने क्रिया उसमें की है, जो भी कह सकते हैं कि हमें काम हमने किए हैं, उन कामों को 1 वर्ष में उसकी एक लास्ट में रिपोर्ट बनती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही क्या बनता है, बजट बनता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा चलता है, इसमें राइट आंसर लाइब्रेरी बजट रहेगा, याद रखना। अगला प्रश्न है मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुत की समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना, ऐसा जो अध्ययन है कौन सा, मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुत की गई समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, यदि हम कह सकते हैं किसी भी अपन कह सकते हैं डाटा की बात करें, कोई भी डाटा की या कोई मात्रात्मक जानकारी की अपन बात करें, संग्रहण की अपन बात करें, किसी विश्लेषण की अपन बात करें, डाटा की व्याख्या की अपन बात करें, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सांख्यिकी। कोई भी डाटा जो होते हैं उस डाटा की बात करें तो स्टेटिक्स उसको कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय समिति, याद रखना लाइब्रेरी कमेटी की बात हो रही है, लाइब्रेरी कमेटी का हिस्सा नहीं है। पूछा गया है नहीं है, क्या पूछा गया है, नहीं है। तो देखो, पहला है पुस्तक विक्रेता, दूसरा है पुस्तकालय अध्यक्ष। कोई भी लाइब्रेरी कमेटी बनती है तो बिना लाइब्रेरी जो कमेटी होती है पुस्तकालय अध्यक्ष के बिना नहीं बनती है। और जैसे मान लीजिए हम एक स्कूल में लाइब्रेरियन है ना, हम एक स्कूल में लाइब्रेरियन है, तो स्कूल में लाइब्रेरियन रहेंगे तो उस लाइब्रेरी का, उस पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा, उस स्कूल का प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है ना। तो कह सकते हैं प्रिंसिपल के साथ साथ उसमें एक शिक्षक भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी समिति बनती है हमारी लाइब्रेरी में तो उस लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का रोल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में शिक्षकों का भी रहेगा, उसके साथ में वो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसके लिए भी वित्त अधिकारी रहेगा। तो ये तीनों की तीनों कह सकते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षक एवं वित्त अधिकारी किस में आते हैं, पुस्तकालय समिति में आते हैं। किस में आते हैं, पुस्तकालय समिति में आते हैं। लेकिन यहां पूछा गया है नहीं है, तो जो पुस्तक विक्रेता होता है उसका लाइब्रेरी
कमेटी में कोई भी रोल नहीं होता है। ध्यान रखना, बुक वेंडर जो होते हैं उनका लाइब्रेरी कमेटी में किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं होता है। लाइब्रेरी कमेटी अपने एक स्कूल में, अपने स्कूल के स्टाफ में, अपने प्रिंसिपल में, अपने लाइब्रेरियन में, उन सबसे मिलकर एक लाइब्रेरी कमेटी बनी हुई होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइब्रेरी कमेटी यदि स्कूल में है तो उसका लाइब्रेरी कमेटी का जो अध्यक्ष रहेगा, उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा दोस्तों। कौन रहेगा? प्रिंसिपल उसका अध्यक्ष रहने वाला है। और यदि मैं पूछता आप लोगों से कि यदि कॉलेज की लाइब्रेरी होती तो उसका कौन रहता? तो उसका भी प्रिंसिपल ही रहता है। और यदि मैं पूछता कि विश्वविद्यालय का रहता तो विश्वविद्यालय का कौन रहता? उसका कुलपति रहता। ठीक है ना? कौन रहता? उसका कुलपति रहता। तो अब आप लोग एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पुस्तकालय अध्यक्ष कौन होता है फिर? यदि मान लीजिए अध्यक्ष ये सब होते हैं, एक कमेटी बनती है उसमें अध्यक्ष यदि ये सब होते हैं, तो एक लाइब्रेरियन वहां पे कौन होता है? तो याद रखना, यदि ये प्रश्न आप लोगों के लिए आ जाए तो लाइब्रेरियन वहां पे कौन रहता है? वहां पे रहता है सचिव। कौन रहता है? उसका सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के संदर्भ में सीडीपी से तात्पर्य क्या है? तो सीडीपी का यहां पर तात्पर्य क्या है? सीडीपी का तात्पर्य डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि कलेक्शन डेवलपमेंट एक पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं? सीडीपी। ये सीडीपी की फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है कि सीडीपी क्या है? तो कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी होती है। जैसे हमारे लाइब्रेरी में पुस्तकें आती हैं, उन पुस्तकों की अपन बात करें तो उनको हम बेस्ट एक कह सकते हैं पुस्तक चयन करने के लिए, इसीलिए पुस्तकों का चयन किया जा सकता है ताकि पाठकों को ज्यादा से ज्यादा अपन पुस्तकें दे सकें, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपन कह सकते हैं पुस्तकें दे सकें। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है? कलेक्शन, और तब जाके पुस्तक चयन अपन बेस्ट करेंगे तो हमारा कलेक्शन डेवलप पॉलिसी ये जो है लागू होती है। मैंने आप लोगों को बता दूं कि ये जो है डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा भी दी गई थी, डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा दी गई थी, और अपने मेलविन डेवी महोदय के द्वारा भी ये दी गई थी। कौन सी? कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, डॉक्टर एसआर रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम जानते ही होंगे आप, यूजीसी की पुस्तकालय समिति लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष किस वर्ष रहे थे? डॉक्टर एसआर रंगनाथन जो है एक यूजीसी के द्वारा एक कमेटी बनाई जिसको लाइब्रेरी कमेटी भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एसआर रंगनाथन। लेकिन इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष में थे। यहां पर वर्ष आप लोगों से पूछा गया है, तो वर्ष की अपन बात करें तो 1958, 1960 या 1967 या 1961। तो इसकी अपन बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1957। याद रखना दोस्तों, यूजीसी की जो लाइब्रेरी कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एसआर रंगनाथन को बनाया गया था, और उस अध्यक्ष को बनाया गया था 1957 में। लेकिन डॉक्टर एसआर रंगनाथन के द्वारा यदि उसकी रिपोर्ट पेश की गई थी तो वो पेश की गई थी कब? 1961 में। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि लाइब्रेरी कमेटी बनी थी, डॉक्टर एसआर रंगनाथन को अध्यक्ष बनाया था, यूजीसी के द्वारा ये बनाई गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1961 में की गई थी दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है? जैसे कोई भी हमारे पास किताबें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई हमारे पास पांडुलिपियां होती हैं या कोई दुर्लभ ग्रंथ होते हैं, उनका अपन कैसे ठीक रूप से रख सकते हैं, और उस ठीक रूप से रखने को, उस स्वरूप को, उस मौलिक स्वरूप में ठीक रूप से उसको कैसे बनाया रखा जा सकता है, तो उसको क्या कहा जा सकता है? तो उसको कहा जा सकता है उसका संरक्षण करना। याद रखना, उसका क्या करना? उसका कंजर्वेशन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका कंजर्वेशन करना कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य का समय पर, किसी कर्मचारी द्वारा, जैसे मान लीजिए हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कोई भी कर्मचारी होता है, उस कर्मचारी के द्वारा आवंटित कार्य को समय पर एवं अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्कूल में, किसी भी स्कूल में एक एज ए गवर्नमेंट लाइब्रेरियन या प्राइवेट लाइब्रेरियन है, तो आपका क्या रहेगा? आपका यह रहेगा कि यदि आपको लगेगा कि मैंने मेरा काम जो है, मैंने मेरा वर्क जो है, मैं उस वर्क में अपना 100% देता हूं और मैं अपने वर्क को बहुत भली भांति और अच्छी तरह से कर सकता हूं और करता हूं, तो आप लोग क्या हो जाओगे? आप लोग संतुष्ट हो जाओगे। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कार्य की
संतुष्टि कहा जाता है। कैसी अनुभूति होती है कि हाँ, कार्य मैंने कैसा किया, संतुष्टपूर्ण किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुस्तकालय के निम्न अनुभागों में उसमें उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि हमें ये आदान प्रदान, पत्र पत्रिकाएं, संदर्भ और सूचीकरण, चार चीजें दी गई हैं, तो इन चारों में, इन चारों विभागों में किस तरीके की सामग्री होती है, ये यहां पर पूछा गया है। ठीक है ना, ये यहां पर पूछा गया है। जैसे मान लीजिए आप सबसे पहले आदान प्रदान जो अनुभाग होता है उसी को ले लीजिए। तो आदान प्रदान जो होता है, आप लोगों को पता होता है कि जैसे बुक्स का इशू रिटर्न जो है करने का काम किसमें किया जाता है, इस आदान प्रदान अनुभाग में किया जाता है। तो ये जो आदान प्रदान अनुभाग है, इस आदान प्रदान अनुभाग में क्या होगा, तो इसमें देखो पहचान पत्र बनेगा। ठीक है ना, पहचान पत्र के साथ विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड बनेगा, कंप्यूटर का भी उपयोग होगा। तो ये किस में होता है, ये आदान प्रदान अनुभाग में होता है। यहां पूछा क्या गया है, जो अनुभाग है उसमें उपलब्ध सामग्री के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहां पहला पहला किससे हो गया, तीसरे वाले से हो गया। अब देखो पहला, वैसे देखो तो जनरली अब दो ऑप्शन बिल्कुल राइट ही हो गया ऑटोमेटिक, लेकिन फिर भी अपन पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि आदान प्रदान अनुभाग में क्या आ गया, पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तकालय का कार्ड। पहचान पत्र कौन सा, जो हमारा एक कॉलेज का या स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है उसको पहचान पत्र कह रहे हैं यहाँ पे। और विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड, उसके साथ साथ में एक लाइब्रेरी कार्ड भी बनता है, उसकी बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं। और कंप्यूटर का उपयोग उसमें आदान प्रदान अनुभाग में किया जाता है। दूसरा है पत्र पत्रिका वाला अनुभाग। जो पत्र पत्रिका वाला अनुभाग है वो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा समाचार पत्र, पत्रिकाएं और न्यूज लेटर्स उसमें जुड़ेंगे। ठीक है ना। संदर्भ, संदर्भ की अपन बात करें तो संदर्भ के लिए देखो शब्दकोश होता है, निर्देशिकाएं होती हैं और विश्वकोश होता है, डिक्शनरी और अपनी कौन सी कह सकते हैं एनसाइक्लोपीडिया और ईयर बुक्स। ठीक है, डायरेक्टरी जिन्हें कहा जाता है। तो ये सब किस में आती हैं, ये सब संदर्भ अनुभाग में आती हैं। अगला प्रश्न, अगला है इसमें सूचीकरण। और सूचीकरण के लिए बात करें तो पुस्तकालय सूची कार्ड, पुस्तक थैली और दे दिनांक स्लिप, जिसको कह सकते हैं अपन क्या, यहां पर कह सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड, बुक पॉकेट और ड्यू डेट स्लिप। ठीक है ना, ड्यू डेट स्लिप। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहेगा क्या, 2 नंबर वाला। ठीक है, राइट आंसर रहेगा 2 नंबर वाला। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है ISSN। ठीक है, ISSN, इसकी फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है। तो ISSN की फुल फॉर्म मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग, एक बार कमेंट में आप जरूर बताना कि ISSN की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इसमें कहां दिया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये रहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। याद रखना इसमें ऑप्शन रहने वाला है सही कौन सा, इसमें ऑप्शन सही है ए। अब मैं बात करता हूं कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को प्रकाशित करने वाला कौन है। मैंने आप लोगों से एक बात की थी इससे पहले, वो आया हुआ प्रश्न भी था इसी पेपर में कि ISBN। तो ISBN को प्रकाशित कौन करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ISBN को प्रकाशित करने वाला कौन है, कई लोग बताते हैं कि भाई RRRLF करता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RRRLF उस ISBN का प्रकाशन नहीं करता है। तो प्रकाशन कौन करता है, तो उसकी नेशनल एजेंसी करती है। किसकी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन नेशनल एजेंसी के द्वारा इस ISBN का प्रकाशन किया जाता है। और ये किया जा रहा है कहां से, ये किया जा रहा है नई दिल्ली से। याद रखना ये नई दिल्ली से किया जा रहा है, इसका प्रकाशन कहां से किया जा रहा है, नई दिल्ली से। लेकिन मैं बात कर रहा था अब तक किसकी, अब तक बात कर रहा था मैं ISBN की, और पूछा क्या गया है ISSN। तो ISSN जो है ये प्रकाशित होता है निस्केयर के द्वारा। ठीक है ना, निस्केयर के द्वारा ये प्रकाशित होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, इससे पहले वाले पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि जो निस्केयर है, निस्केयर का नाम वर्तमान में चेंज कर दिया गया है और निस्केयर का नाम अभी वर्तमान में निस्पर है। तो यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई ISSN का प्रकाशन कौन कर रहा है, तो वो निस्पर कर रहा है। क्लियर है। चलिए, और ये जो है सीरियल नंबर था, ये जो अपन कह सकते हैं वो पुस्तकों को, ISBN जो होता है पुस्तकों को दी जाने वाली एक यूनिक संख्या होती है, और ये सीरियल्स जो अपनी पत्र पत्रिकाएं होती है उनको दी जाने वाली एक यूनिक संख्या होती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आप लोगों की 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है,
5 यूनिट है, पूरे सिलेबस में आपकी 5 यूनिट दी गई है। पहला यूनिट जो है नॉर्मल जो चीजें होती हैं, अपने पुस्तकालय संघ हुए, डिजिटल लाइब्रेरी हुई, ठीक है, और पुस्तकालय का इतिहास हुआ, उनके बारे में दिया गया है। दूसरी यूनिट जो है, दूसरी यूनिट आपको बताई गई है कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन और कह सकते हैं कि सब्जेक्ट निर्माण की जो विधियां हैं वो दी गई है, और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में भी दिया गया है। तो दूसरी यूनिट में वो चीज दी गई है। तीसरी यूनिट जो है, अपनी तीसरी यूनिट में अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, और चौथी यूनिट जो है उसमें रेफरेंस सोर्स और कह सकते हैं संदर्भ एवं सूचना स्रोतों के बारे में बताया गया है, और चौथी जो पांचवी जो यूनिट है आपकी वो है कंप्यूटर की। तो ऐसे करके आपकी 5 यूनिट है। सिलेबस में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट आप लोगों के लिए बताई गई है, सिलेबस में दी गई है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिटों में मान लीजिए आपके 100 प्रश्न आ रहे हैं। कितने आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं। तो एक यूनिट से आपका एवरेज लेके चलते हैं 20 प्रश्नों का। कितने प्रश्नों का? 20 प्रश्नों का। तो सबसे पहले देखा होगा आपने, सबसे पहली जो अपन ने क्लास करी थी उसमें पहली और दूसरी यूनिट के जो प्रश्न थे वो मिले हुए थे। दूसरी क्लास अपन ने करी थी, उस दूसरी क्लास में कौन से थे? एक तो अपना तीसरी और चौथी यूनिट के थे, और इस वाली क्लास में अब देखो कंप्यूटर वाले प्रश्न स्टार्ट हो गए। ऐसे करके आपके 20-20 प्रश्न एक एक यूनिट में से आने वाले हैं। चलिए, आउटपुट डिवाइस पूछा है। देखिए, आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो आउटपुट डिवाइस आप लोगों को बहुत तरीके से आता होगा कि जो कुंजी पटल जिसको बोलते हैं अपन कीबोर्ड, कीबोर्ड जो होता है कैसा होता है? कीबोर्ड जो होता है कैसा होता है? आउटपुट होता है क्या? नहीं होता है, ये होता है इनपुट। दूसरा है प्रिंटर, तो यहां प्रिंटर से अपन प्रिंट निकालते हैं, और प्रिंट निकालते हैं तो आउटपुट हमारे पास आता है, इसलिए जो प्रिंटर है वो प्रिंटर सही है। तीसरा है माउस, और उसके बाद में मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये सारे के सारे ये कौन से हैं? ये और ये कौन से हैं? ये इनपुट है, और ये क्या था? आउटपुट। कौन सा? प्रिंटर। तो प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखना, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी 2 प्रकार के 3 प्रकार के हो सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं किया जा सकता? जैसे अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो किसके बिना काम नहीं कर सकता, ये प्रश्न यहां पे पूछा गया है। तो वाईफाई के बिना नहीं कर सकता क्या? या इंटरनेट के बिना नहीं कर सकता, या सॉफ्टवेयर के बिना नहीं कर सकता, या पेन ड्राइव के बिना नहीं कर सकता? तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से जुड़ा होता है। तो आप लोगों का यहां राइट आंसर जो है वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर। याद रखना, सॉफ्टवेयर यहां पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धि जिसको अपन कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। आप लोगों को पता है कि आज का जो जमाना है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही है, और ये जो है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आया था? ये प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि इसका प्रयोग कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है, कौन सी पीढ़ी में इसका प्रयोग किया गया था? तो इसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय पीढ़ी में कौन सा किया गया था? ट्रांजिस्टर किया गया था। तीसरी में कौन सी की गई थी? तीसरी में, पहले में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरे में ट्रांजिस्टर, और तीसरे में आईसी था, और चौथे में लार्ज था, और पांचवें में कौन सा आ गया था? पांचवें में आ गया था अपना जो राइट आंसर है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 5वीं पीढ़ी में आई थी। याद रखना, या तो आपसे डायरेक्ट एआई भी पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, एआई का मतलब ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये कौन सी में था? ये 5th जनरेशन कंप्यूटर में था। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में किसका प्रयोग करते हैं? www का भी प्रयोग करते हैं। तो इस www का मतलब पूछा है, फुल फॉर्म पूछी है। तो www की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोगों से पूछा गया है। किसकी? www। आप लोगों को पता होगा ये www क्या है? ये टिम बर्नर ली के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? टिम बर्नर ली के द्वारा। टिम बर्नर ली के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। दिया तो ये 1989 में था, लेकिन 1991 से ये प्रॉपर जनता के लिए काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था, और ये HTTP पर काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर काम करता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म यहां पर पूछी गई है, और इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब www की फुल फॉर्म है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है विनिसिस सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया था? तो इनफ्लिपनेट ने किया था क्या? नहीं किया था। इसने किया था? नहीं किया था। यूनेस्को के द्वारा किया गया था, डेलनेट के द्वारा भी नहीं किया गया था।
तो यूनेस्को के द्वारा कैसे किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा अपन बात करें तो यूनेस्को इसने क्या है कि सीडीएस ISISI ये सॉफ्टवेयर विकसित किया था, ठीक है ना। और इसी सॉफ्टवेयर के विकसित के आधार पर ही ये जो वाला सॉफ्टवेयर है बिनेसिस ये बना था। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बिनेसिस सॉफ्टवेयर जो है ये 1995 में बनाया गया था। याद रखना 1995 में ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जो किस पर आधारित था? CDS ISISI पर आधारित था। यूनेस्को के द्वारा इसको बनाया गया। अब आता है सॉल से तात्पर्य है। यहां पर सॉल की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई है। तो साथियों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये पिछला जो प्रश्न था इसमें एक नाम दिया गया था इन्फिलिपनेट। इन्फिलिपनेट का नाम है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा जो अपना कौन सा है सॉल सॉफ्टवेयर दिया गया था। और यहां पर सॉल सॉफ्टवेयर की क्या पूछी है? फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी है। सॉल सॉफ्टवेयर का पूरा नाम आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सॉल सॉफ्टवेयर का नाम क्या था। तो सॉल सॉफ्टवेयर के नाम की अगर अपन बात करें तो वो है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये क्या है? सॉल सॉफ्टवेयर की फुल फॉर्म है। और किसके द्वारा दिया गया था? इन्फिलिपनेट के द्वारा दिया गया था। और इन्फिलिपनेट के द्वारा जो सॉल जो है पहला जो सॉल है 0.1 ये वाला जो सॉल है ये दिया गया था कब? 2000 में दिया गया था, सन 2000 में दिया गया था। और वर्तमान में सॉल का कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्तमान में सॉल का तीसरा सॉफ्टवेयर मतलब 3.0, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि सॉल 2.0 जो है वो कब आया था? तो सॉल 2.0 आया था जनवरी। आपको पहले याद रखना है क्या? जनवरी। उसके बाद में बताऊंगा। फिर 3.0 तो 3.0 कब आया था? फरवरी। तो जनवरी का कौन सा ईयर? 2009। जनवरी के कौन से ईयर में? 2009 में। और फरवरी के 2021 में। क्योंकि आप लोगों से अब यह भी पूछा जाता है कि यह जनवरी में आया था या फरवरी में आया था, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बड़ा एडवांस हो चुका है। तो आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि सॉल 3.0 सॉफ्टवेयर कब आया, जिसमें ऑप्शन दिया जाएगा जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 और अप्रैल 2021। तो आप इसको रट लोगे लेकिन इसको भूल जाओगे, इसीलिए मैंने आपको जनवरी पहले लिखाया था, फरवरी बाद में लिखाया था, ठीक है ना। इसी कारण से इसको बाद में लिखाया था। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में अधिकतम क्षमता मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है? तो यहां पर पूछा गया है कि गीगाबाइट मतलब जीबी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीबी इसको कहा जाता है, इसको केबी कहा जाता है, इसको टीबी कहा जाता है और इसको एमबी कहा जाता है। तो यहां पर पूछा क्या गया है कि किसकी सबसे अधिक क्षमता है? तो आप लोगों को पता होगा कि पहले तो आता है क्या? केबी, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी और फिर आएगा क्या? टीबी, ठीक है ना। फिर आएगा क्या? टीबी। तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी हो गई? टीबी की हो गई। क्यों? क्योंकि 1024 जीबी बराबर क्या होता है? 1 टीबी होता है, ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं कि टीबी यहां पर राइट आंसर है। टेराबाइट क्या राइट आंसर है? टेराबाइट यहां पर राइट आंसर है। चलिए अगला है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में आरएफआईडी। आरएफआईडी को आप भली भांति जानते होंगे। जैसे कोई भी लाइब्रेरी में अपन जाते हैं तो आजकल जो डिजिटल लाइब्रेरियां हैं उनमें आरएफआईडी सिस्टम चलता है। जैसे मान लीजिए जयपुर की अपन एमएनआईटी लाइब्रेरी की बात करते हैं, ऐसे और भी कई लाइब्रेरियां हैं जिनमें आरएफआईडी सिस्टम लागू है। तो आरएफआईडी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो आरएफआईडी, जैसे मान लीजिए कोई भी पुस्तक का हम इशू रिटर्न करते हैं, कोई भी पुस्तक को हम इशू कराते हैं तो एक आरएफआईडी के द्वारा आजकल इशू रिटर्न ऑटोमेटिक, या कह सकते हैं कि पुस्तकालय का ऑटोमेशन का एक आयाम है, ठीक है ना। तो आरएफआईडी जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि एक गेट बना होता है, उसमें से हम जैसे मान लीजिए पुस्तक को ले जाते हैं बिना एंट्री कराए, तो उस गेट का एक सायरन बज जाता है और पता चल जाता है कि आपकी पुस्तक यहां से बिना एंट्री कराए जा रही है, क्योंकि पुस्तक में एक चिप लगी होती है, ठीक है ना।
पुस्तक में एक चिप लगी होती है। तो आप लोग मेरी इन बातों से ही समझ गए होंगे कि ये कौन से सेक्शन में काम आता है। तो इस सूचीकरण में काम आता है क्या? नहीं आता। अर्जन में भी नहीं आता और संदर्भ सेवा में भी नहीं आता। तो किस में काम आता है? अपने सर्कुलेशन सेक्शन में ये आरएफआईडी सिस्टम चलता है। आरएफआईडी सिस्टम को देने वाले थे 1983 में ये आरएफआईडी सिस्टम आया था। ठीक है, 1983 में आरएफआईडी सिस्टम आया था। इस आरएफआईडी सिस्टम में एक तो होता है आरएफआईडी टैग, एक होता है आरएफआईडी एंटीना। इस तरीके से इस आरएफआईडी का पूरा परफॉर्म चलता है और इन सारी चीजों से मिलकर आरएफआईडी सिस्टम बना होता है। ये सर्कुलेशन सेक्शन में काम आता है, पुस्तकों के इश्यू रिटर्न के लिए काम आता है। अब देखिए, ईमेल, इंटरनेट मेल, यूजनेट, गोफर और अपन कह सकते हैं कि WAIS सेवाएं क्या कहलाती हैं। तो देखो, ईमेल, जैसे मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति को, आप लोग जैसे मुझे कोई मेल करते हो तो किसके द्वारा करते हो? इंटरनेट के द्वारा करते हो। ठीक है, हमारे फोन में इंटरनेट होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? तभी हम कर सकते हैं क्या? मेल। तो यूजनेट, गोफर और WAIS ये जो सेवाएं, ये सारी सेवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये सारी की सारी सेवाएं इंटरनेट सर्विस कहलाती हैं। कौन सी सर्विस है ये? कौन सी सर्विसेज है? तो ये सभी की सर्विसेज कौन सी है? इंटरनेट सर्विसेज है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने वैसे ही बता दी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो है इसका ऑप्शन जो है बी, 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, ये मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो एक बाल्टन नाम के व्यक्ति थे। इस बाल्टन नाम के व्यक्ति के द्वारा इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को दिया गया था, लेकिन इसको प्रमोट करने वाले 2 व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी तरह इसको प्रमोट किया था। उनका नाम था, एक का नाम था डेमिंग और एक का नाम था जुरान। एक का नाम था डेमिंग और एक का नाम था जुरान। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा इसको पूरी तरह प्रमोट किया था, लेकिन इस शब्द को, इसको देने वाले कौन थे? बाल्टन महोदय थे। क्लियर है? ठीक है, और यूएसए की नौसेना के द्वारा भी इसको दिया गया था। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशित तंतु किससे निर्मित होते हैं? तो यहां पर कह सकते हैं कि जो प्रकाशित तंतु है, आप लोगों ने पढ़े होंगे ये ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, तो इसमें कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स, इसके द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, अगला है URL, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर लिंक, ये भी नहीं है, ये नहीं है। यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, ये भी नहीं है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसको कहा जाता है? अपने किसको कहा जाता है? URL को। यहां पर URL की फुल फॉर्म पूछी गई है और URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है किसको? URL को। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल और शॉर्ट में इसको कहा जाता है UBC। मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था एक UAP, जो इसी पेपर में पहले आ चुका है, और वो किसका था? वो इफ्ला का था। तो ये भी किसका है? ये भी इफ्ला का है। किसका है? इफ्ला का है। किसका है? इफ्ला का है। कौन? UAP भी और UBC भी, तो दोनों इसी पेपर में आ चुके हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि इफ्ला जो है, इफ्ला की स्थापना भी मैंने आप लोगों को उस समय भी बताई थी कि 1927 में इफ्ला की स्थापना हुई है। और इसी के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसकी जो फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है? इफ्ला की फुल फॉर्म है और इफ्ला के द्वारा ही ये दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, बिनिस का दोबारा से प्रश्न आ चुका है कि बिनिस क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस पर आधारित है? ये CDS-IS पर आधारित है। CDS-IS पर आधारित है और उसके भी किसके आधार पर है? विंडो वर्जन के आधार पर है। किसके आधार पर है? विंडो वर्जन के आधार पर है। और ये CDS-IS ये कौन सी भाषा पर? पास्कल पर चलता है। कौन सी भाषा पर? पास्कल पर ये चलता है। कौन सी भाषा पर चलता है? पास्कल पर चलता है। यूनेस्को के द्वारा ये दिया गया था। यूनेस्को के द्वारा ये दिया गया था। कौन सा दिया गया था? CDS-IS तो दिया गया था 1985 में, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि 1995 में दिया गया था बिनिस। ठीक है ना? 1995 में दिया गया था बिनिस। चलिए
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उससे संबंधित के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है इन्फिलिमनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इन्फिलिमनेट की फुल फॉर्म मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये डायरेक्ट देखो यहां इन्फिलिमनेट मिल रहा है इससे। तो पहले में क्या हो गया 4, तो 4 2 में है, तो अगला भी देखना पड़ेगा। तो डेलनेट, डेलनेट क्या काम आता है? डेलनेट काम आता है अपना संसाधन सहभागिता के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए। इन्फिलिमनेट किसके लिए? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क के लिए। डेलनेट किसके लिए? ये आता है रिसोर्स शेयरिंग के लिए। और अगला है बिनिस, जो सॉफ्टवेयर हम अभी 2 प्रश्न इसके कर चुके हैं। तो बिनिस नाम का जो सॉफ्टवेयर है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, याद रखना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। और अगला है एक सॉफ्टवेयर का नाम ही है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है ये भी, और इसका नाम है, ये काम आता है किसके? डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए। इसको कह सकते हैं कि ये डिजिटल सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है। कौन से को? इसको कहा जाता है ई प्रिंट को, याद रखना, ई प्रिंट को कहा जाता है। क्लियर है? तो इसमें देखो पहले में 4 नंबर था, दूसरे में 1 नंबर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे में 2 है और चौथे में 3 है। इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो देखो, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? यह आपसे पूछा गया है कि यहां पर कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद टेलीफोन से जोड़े जाने वाले जो उपकरण है उस उपकरण को क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखना, उस उपकरण को कहा जाता है मॉडेम। क्या कहा जाता है? मॉडेम उसको कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। आप लोगों की सबकी, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसकी मेल आईडी नहीं होगी, और ऐसा कोई होगा जिसको अपनी मेल आईडी एक बार तो उसने देखी ही होगी, चाहे फोन में या कोई फॉर्म भरते हुए या किसी भी फॉर्म में देखी होगी। तो आप लोग मुझे ये आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि इस मेल आईडी का जो प्रारूप होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट कैसा होता है। तो जल्दी से इसमें देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मेट है। आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो देखो, ये सीधा सट इसमें दिख रहा है कि xyz@gmail.com इस तरीके से होता है। जैसे मेरी मेल आईडी है, तो मेरी मेल आईडी मान लीजिए h.s.chudhery, और अगला जो भी है उसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन @gmail.com करके वो मेल आईडी बनी हुई है। तो आपकी सबकी अपने अपने को मेल आईडी लगभग को याद रहती है, लेकिन कुछ को याद नहीं भी रहती है। लेकिन इसमें पूछा सिर्फ फॉर्मेट ये कि किस तरीके से मेल आईडी का फॉर्मेट जमा हुआ होता है। तो ये होगा अपना 4 नंबर ऑप्शन सही। चलिए, अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है MS, माइक्रोसॉफ्ट को क्या कहा जाता है? MS ऑफिस। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो MS ऑफिस जो है ये कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो इसमें आंसर आप लोगों को ये देना है कि ये जो MS ऑफिस जो है किस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे आप कोई भी नया फोन लेके आते हो, तो उसमें कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उस फोन में पहले से आते हैं, ठीक है ना? उस फोन में पहले से आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जो हमने सिस्टम लिया है उस सिस्टम में पहले से ही वो सॉफ्टवेयर हमें दिए गए हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे मान लीजिए आप कई सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और अपने फोन में अपने उपयोग के लिए काम में लेते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अपना MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर भी कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर होगा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। आप लोगों ने एक कह सकते हैं कि ये DIKW का एक मॉडल पड़ा होगा, उस मॉडल के आधार पर ही सीक्वेंस को आपसे जमाने के लिए पूछा गया है कि इस सीक्वेंस चलता कैसे है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या आता है? डाटा आता है, फिर क्या आता है? इंफॉर्मेशन आता है, और फिर क्या आता है? नॉलेज आता है, और फिर उसके बाद में विजडम आता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? किसी भी चीज का डाटा होता है। डाटा से क्या बनता है? इंफॉर्मेशन बनती है। इंफॉर्मेशन से क्या होती है? नॉलेज बनती है, और उस नॉलेज से क्या बनता है?
विजडम, ज्ञान, बुद्धि मिलती है। तो उस चीज को अपन इस फॉर्मेट को इस तरीके से, तो ऐसा कौन सा है, तो देखो इसमें दिया गया है डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज। यदि विजडम भी आता तो आप आराम से आप विजडम को भी जमा सकते हो। तो ध्यान रखना, ये जो है इसको इस तरीके से फॉर्मेट में ये चलता है, डाटा से इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से मैनेजमेंट, इस तरीके से ये सब चलता है। चलिए अगला है, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइल कंप्यूटर में कहां संग्रहित होती है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में जो मोबाइल होता है बहुत प्यारा सा, उस मोबाइल की अपन बात करें तो उस मोबाइल में यदि आप किसी भी फोटो को डिलीट कर दोगे, किसी भी फोटो को डिलीट करने के बाद वो फोटो एक तरीके से डिलीट वहां से हो जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां पर वो फोटो चला जाता है, तो उस चले जाने वाली जगह को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। यदि हम चाहेंगे तो उस जगह पे वापस जाके उसको रिसाइकिल बिन के द्वारा उसको वापस भी ला सकते हैं, बिल्कुल उसको वापस भी ला सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है रिसाइकिल बिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिसाइकिल बिन उसको कहा जाता है, मतलब डिलीट की गई फाइल को दोबारा से लाना, उसको रिसाइकिल बिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ने की आदत। देखो पढ़ने की आदत और अपना स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना, पढ़ने की आदत और स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना। जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन देखो, पहले विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय एवं चिकित्सा पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय एवं सरकारी पुस्तकालय, तकनीकी पुस्तकालय एवं विशिष्ट पुस्तकालय। कोई भी देखो, कोई भी चीज होती है, महाविद्यालय पुस्तकालय आप डायरेक्ट पढ़ने की आदत यहां से लगाओगे क्या, नहीं लगा सकते। चिकित्सा में जाके नहीं लगा सकते, यूनिवर्सिटी में तो बहुत बाद में जाओगे, सरकारी पुस्तकालयों में नहीं, यहां पर कह सकते हैं कि तकनीकी पुस्तकालय, कोई भी स्पेशल लाइब्रेरियों में भी नहीं। तो ये बात आएगी किसमें, एक विद्यालय पुस्तकालय में, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यही होता है, इसका कारण भी यही होता है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है प्राइमरी स्कूल का, तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो होता है, उस बच्चे को हम किताबें ला के देते हैं, उसको उसकी डिमांड के आधार पर पुस्तकें ला के देते हैं, तो उसकी क्या होती है, एक रीडिंग हैबिट्स बढ़ती है। ठीक है, तो उस रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने का काम सिर्फ स्कूल में किया जा सकता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि जो असाक्षर लोग हैं गांव में या कहीं भी असाक्षर लोग जो होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आसपास के जो सार्वजनिक, अपन कह सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरियां जो होती हैं, वहां पर जाकर भी वो एक पढ़ने की, जैसे मान लीजिए कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो ऐसी जगहों पर जा जाके अपनी रीडिंग हैबिट्स या कह सकते हैं कि वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन यहां पर सही है, एक तो पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, एक स्कूल लाइब्रेरी या एक पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये इसका राइट आंसर है, स्कूल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी। चलिए अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है। तो यहां पर पूछा गया है कि जो कॉलेज की लाइब्रेरी होती है वो कौन सी श्रेणी में आती है। तो देखो कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है, कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है वो कौन सी श्रेणी में आती है। तो देखो लाइब्रेरी जो होती है मेनली तीन प्रकार की होती है, एक तो होती है एकेडमिक लाइब्रेरी, एक होती है स्पेशल लाइब्रेरी और एक होती है पब्लिक लाइब्रेरी। तीन प्रकार की हो गई, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी जो होती है वो भी अगर एक बार देखें तो तीन प्रकार की होती है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसी तरह सार्वजनिक पुस्तकालय आप लोग जानते होंगे, जो सरकार के द्वारा किसी एक सामूहिक स्थान पर बनाया गया है, जो सरकार के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं क्या, सार्वजनिक। उसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय। और एक होती है स्पेशल लाइब्रेरी, जैसे मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल में होता है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है या कोई जेल में कोई पुस्तकालय होता है, तो ये सब किसके लिए होता है, ये सब होता है स्पेशल लाइब्रेरी के लिए। तो यहां पूछा क्या गया है, यहां पूछा गया है कि कॉलेज लाइब्रेरी कौन से उसमें आती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, कौन सी श्रेणी में आती है। तो कॉलेज लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। कौन सी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। कौन सी लाइब्रेरी होती है, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है कॉलेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। यहां अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो जो अधिनियम है किस कह सकते हैं कि किस वर्ष में पारित हुआ था, 2006, 5, 4 या 3। तो यहां पर आंसर है 2006। 2006 में यहां पर कह सकते हैं कि याद रखना 24 अप्रैल को, कब ये पूछा जा सकता है, 24 अप्रैल को ये लागू किया गया था 2006 में। कौन सा, राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है ना। चलिए
दिल्ली सार्वजनिक, एक मैं इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो कह सकते हैं कि लक्षद्वीप नाम का एक एक्ट चलता था पहले। आप लोग जो कुछ पुराने स्टूडेंट होंगे उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लक्षद्वीप नाम का एक एक्ट चलता था जो 2007 में आया था। वो एक्ट RRR की साइड से हटा दिया गया है और उसकी जगह तो नहीं कह सकता, पर अब भी वर्तमान में 19 ऐसे राज्य हैं जिनमें लाइब्रेरी एक्ट लागू कर दिए गए हैं। ठीक है ना। यहां पर पूछा गया है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। तो देखो, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा इस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई, उसको वित्त प्रदान करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसके द्वारा दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय जो कब हुई थी स्थापना इसकी, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, अक्टूबर में। क्लियर है। चलिए अगला है ये डिपोजिटरी लाइब्रेरी। मैंने आपको नेशनल लाइब्रेरी में बताया था कि नेशनल लाइब्रेरी में 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी आती हैं। 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरियों में ये अपनी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसको DPL भी कहा जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं KP सिंह। ठीक है ना। चलिए अगला है भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में कौन सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या मद्रास विश्वविद्यालय। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है PG। ठीक है। किसकी बात हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएटेड की बात हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किसमें, लाइब्रेरी साइंस में। और कौन से, भारत में सबसे पहले। तो भारत में सबसे पहले ये हुआ था, मतलब कि हमारा कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो हमारा है एमलेस। ये जो कोर्स है, ये कोर्स सबसे पहले शुरू किया था अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। याद रखना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये कोर्स सबसे पहले चालू किया गया था। मैंने इससे पहले प्रश्न आया था एक, आप लोगों को बता दूं कि 1911 में ये सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा की शुरुआत भारत के अंदर सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा की गई थी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम वो प्रश्न पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी एक बात ध्यान के लिए वो बता दूं कि 1910 में उनको WA बोर्डन को बुलाया गया था और 1911 में शिक्षा की शुरुआत की गई थी। बड़ौदा के थे महाराजी सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पर पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। याद रखना, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, RRR की, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, 1972 में। यदि आपसे प्रॉपर डेट भी पूछ ली जाए तो प्रॉपर डेट आपकी है 22 मई। कौन सी है, 22 मई को की गई थी इसकी स्थापना। क्लियर है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी नेशनल एजेंसी जो दिल्ली में, उसके द्वारा ISBN का क्या किया जाता है, उसके द्वारा ISBN का प्रकाशन किया जा रहा है। चलिए अगला है, डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार, अच्छा एक प्रश्न और बता दो, थोड़ा करंट का प्रश्न है वो, ये जो RRR के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो हाल ही में चेंज हुए, जो है बीवी शर्मा नाम से हैं, जो अभी 2024 की ही लेटेस्ट बात है, याद रखना 2024 की। मैं आपको करंट अफेयर पूरा पढ़ाऊंगा, लाइब्रेरी साइंस के अंदर जितना भी करंट अफेयर है वो पूरा की पूरा मैं आपको करवाऊंगा। ये जरूर मेरा आपसे पूरा वादा है। इसका कारण यह है कि मेरी जो लिस्पीडिया नाम की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का पहला, दूसरा और तीसरा पेज पूरा करंट अफेयर है, जिसमें 2024 में लेटेस्ट में वर्तमान में कौन क्या कब कैसे सारी चीजें, कहां कहां कॉन्फ्रेंस हुई है, कौन कौन से संघ ने कॉन्फ्रेंस करवाई है, क्या उसकी थीम रही थी, कौन से स्थान पर किया गया, ये सारी डिटेल उसमें दी गई है। और ये डिटेल मैंने अभी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज लाइब्रेरियन में ये जो है आ गए थे प्रश्न कुछ, और उन प्रश्नों की वजह से मैंने करंट अफेयर लिखा था। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत पहले वो करंट अफेयर लिख चुका था, और किस्मत की बात ये थी कि उस करंट अफेयर में से लगभग उन 3 पेजों में से 10 से 11 प्रश्न, टोटल 10 से 11 प्रश्न उन 3 पेजों में से आए, वो भी करंट अफेयर के। ठीक है ना। तो उनको आपको जरूर मैं करवाऊंगा। उसका कारण यह है कि लास्ट तक करवाता रहूंगा, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपका वो करंट अफेयर में आप कराता रहूंगा लाइब्रेरी साइंस का।
डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप लोगों को पता होगा कि कब आए थे? 1931 में आए थे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। किसके द्वारा दिए गए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। मीनाक्षी कॉलेज अन्ना मलाइका नगर में सबसे पहले वो उनका इंट्रोडक्शन दिया था। इनकी अपन बात करें तो 5 लॉज की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि चौथा नियम पूछा है। और चौथा नियम कौन सा है? पाठक का समय बचाएं। कौन सा है? पाठक का सेव द टाइम ऑफ रीडर। सेव द टाइम ऑफ रीडर ये यहां पर दिया गया था। 5 लोग आपको भली भांति पता होंगे। भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम मतलब कॉपीराइट एक्ट जो 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन के अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात जो कॉपीराइट है कितने वर्ष तक वैध रहेगा? भारत की बात कर रहे हैं। आप लोगों से 2-3 प्रश्न तो यहां बन गया कि कौन सा भारत का कॉपीराइट एक्ट कब आया? 1957 में संशोधन हुआ 1992 में और अधिनियम संख्या 13 में संशोधन लेखक की मृत्यु के पश्चात। आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी लेखक पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक को लिखने के बाद उसकी मृत्यु होने के 60 साल बाद तक भी उस पुस्तक की उसको रॉयल्टी मिलती है। ठीक है ना? तो मैं कहता हूं कि आप भी एक पुस्तक लिखें और बढ़िया सी पुस्तक लिखें और ऐसी पुस्तक लिखें जो पूरा मतलब छा जाए वो। ठीक है? तो इसका राइट आंसर है 60 वर्ष। मैंने अभी आपको बताया था कि 60 वर्ष तक उसका क्या रहेगा? कॉपीराइट उसी के पास रहेगा। क्लियर है? चलिए अगला है भारत उत्तराधिकारी के पास रहेगा। वो तो चला जाएगा ना। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कहां पे है? कोलकाता में है। और कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है ना? वेस्ट बंगाल। आप लोगों को पता होगा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से इसका इतिहास शुरू होता है 1836 से। 1836 से उसके बाद में स्टेप 2 आता है इसमें 1902 में और वो आता है इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से। और फिर लास्ट में आता है कौन सा? फिर लास्ट में आता है कौन सा? अपना नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से। और वो कब आता है? वो आता है 1948 में। कब आता है? 1948 में। याद रखना 1948 में वो आता है और फिर उसको आगे जनता के लिए भी खोला जाता है। क्लियर है ना? तो ऐसे अपना कह सकते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी की एक हिस्ट्री जो मैं आपको पूरी बताने वाला हूं, पूरी हिस्ट्री आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना? अब हमारा एक हो गया क्या? ओके 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 ठीक है साथियों। तो समय का पता नहीं चलता है जब आदमी इंटरेस्ट से पढ़ाता है, इंटरेस्ट से पढ़ता है तो उसको समय का पता नहीं चल पाता है। ये 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे की पूरे 100 प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। और कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही बात कहूंगा कि आपके पास, आपको लग रहा होगा कि समय जो है बहुत है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा खुद का अनुभव ये कहता है कि समय का कभी पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये ना सोचें कि तैयारी हम अभी थोड़ा रुक के करेंगे। तैयारी आपको अभी करनी है और वही तरीके से करनी है कि हाँ हमें सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है दोस्तों? तो धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। आप लोगों को मैंने टेलीग्राम का नाम भी बता दिया था, है ना? LIS पीडिया, लिस्टपीडिया 2.0 के नाम से मेरी पुस्तक भी है और इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो आप जरूर 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 इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका।